हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर कंप्लीट पॉलिटी का एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग पार्ट वाइज एमसीक्यू ला रहे हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। ये एमसीक्यू जो है कि सभी एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पीसीएस की या फिर एसएससी की, आरआरबी एनटीपीसी की या फिर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आपकी तैयारी में कह 4 चाँद लगाने वाला वीडियो होगा ये। आपकी एक तैयारी को एक बूस्ट अप देने वाला ये वीडियो है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है, इसका टॉपिक है आर्टिकल्स, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, शेड्यूल्स हैं, लिस्ट हैं, इन सभी टॉपिक की चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग। ओके, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो मैंने पहले ही बोला कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वाज देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब हमारा संविधान बना उस वक्त कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, ये बात पूछ रहा है ये प्रश्न। ऑप्शन ए दे रखा है 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है 24 पार्ट, 450 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, और सी ये दे रखा है और डी ये दे रखा है। आप सब देख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल, तो आप लोगों को पता होगा ये प्रश्न आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 क्या हैं, अनुसूचियाँ थी। आज के समय में बात करें तो ये अनुसूची बढ़ के क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 12 अनुसूची हो चुकी है। अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। ठीक है, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। How many states and union territory were established by 1956 State Reorganization Act? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, जो कि 1956 में आया था, याद रखना। ठीक है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया, 1956 में आया था। ये भी कभी पूछा जाता है। इसके तहत कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा सा लेट होगा, आप लोग डिसाइड कर सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ओके, तो कितने बने थे, 14 स्टेट बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। ठीक है, तो 14 स्टेट बने थे और 6 क्या बना था, यूनियन टेरिटरी इसमें बना था। समझ में आया, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बने थे उसके हिसाब से। इससे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कमिटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था, है ना। 1956 में जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ये किस कमिटी का सुझाव था। तो याद रखना, फजल अली। क्या याद रखना है, फजल अली कमेटी का ये सुझाव था। 22 राज्य, सॉरी 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया पहले प्रश्न में कि आज के समय में कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। 9वां जो शेड्यूल है ये पहले अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। 10वां जो शेड्यूल है ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना, 11वां है, 11वां जो शेड्यूल है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो 12वां है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा। इस तरीके से ये 8 से क्या हो गए, 12 हो चुके हैं। समझ में आई मेरी बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। क्या ये सही बात है भाई कि हमारे संविधान में 20 पार्ट हैं। मैंने पहले ही प्रश्न बताया आप लोग को कि हमारे ओरिजिनल संविधान कितने भाग थे, 20 नहीं, कितने थे, 22 थे। ठीक है, तो इसको तो भाई कट कर देना है क्योंकि ये गलत बोल रहा है पहले से ही। सेकंड कह रहे कि देयर आर 390 आर्टिकल। भाई मैंने बताया पहले ही प्रश्न में कि 390 नहीं, 395 हैं। ये क्या मजाक बात बना रखा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। इसका मतलब, अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। 9th 10th एंड 11th और 12th शेड्यूल वेर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है ना, वर्ष भी मैंने बताया। ठीक है ना, कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हुए थे ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो चलो भाई, तो सही क्या है, तो ओनली एंड थ्री, ओनली थ्री क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के बारे में किस में कहा गया है ना। नागरिकता के बारे में किस आर्टिकल, किस पार्ट में बात की गई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो पार्ट 1 की बात करें तो इसमें तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करता है, तो ये तो होगा नहीं। पार्ट 2 की बात करें, इसी में कहता है क्या, क्या कहता है भाई, पार्ट 3, ये पार्ट 3 है,
इसमें क्या कहता है, इसमें एफआर की बात करता है। एफआर क्या है, फंडामेंटल राइट की बात करता है, ठीक है। पार्ट टू में क्या बात करता है, यहाँ बात करता है सिटीजनशिप, नागरिकता की बात करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पार्ट फोर में क्या बात करता है भाई, पार्ट फोर में बात करता है डीपीएसपी, किसकी बात करता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है डीपीएसपी में, है ना। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक की बात करता है। फंडामेंटल राइट में 12 से लेकर के 35 तक की बात करता है, ठीक है। ठीक है, और बात करें पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है, तो ये भी अलग अलग बता दिया, पार्ट वन में क्या है, पार्ट टू में क्या है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा गलत है, जो गलत है उसे चुन लेना है हम लोग को, ठीक है। तो कहेगा सिटीजनशिप पार्ट टू में है, मैंने अभी बताया बिल्कुल कि सिटीजनशिप क्या है, पार्ट टू में ही है, बताया ना अभी, बिल्कुल पार्ट टू में है सिटीजनशिप, ठीक है। आगे कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी के बारे में पार्ट सेवन में दे रखा है, ठीक है। तो देखो भाई, यूनियन टेरिटरी के बारे में पार्ट सेवन में दे रखा है, क्या ये सही है। म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पार्ट नाइन, बिल्कुल सही देख रहा है, मैंने अभी बताया, ठीक, अभी बताया नहीं इसके बारे में। देखो, अगर नाइन की बात करें, पार्ट नाइन की बात करें, तो ये क्या है, पंचायती राज के बारे में है। और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो पार्ट नाइन में, 9A में है, ठीक है ना। तो ये तो सही दे रखा है, ये भी मैंने बताया कि सही दे रखा है। इलेक्शन के बारे में कह रहा है, तो इलेक्शन के बारे में सही दे रखा है। आर्टिकल नंबर 15 में ही इलेक्शन के बारे में बात चलती है ना। चर्चा जो की गई है इलेक्शन के बारे में, वो पार्ट 15 में ही की गई है। तो बिल्कुल यही आंसर हम लोग का क्या है, गड़बड़ दे रखा है, यही वाला क्या है, गड़बड़ है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से नोट चूज करना है, इसका मतलब कि यही वाला सही है, यही वाला क्या है, सही है, क्योंकि हमें गलत चुनना था। तो भाई प्रश्न तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई अब जब 7 नहीं है यूनियन टेरिटरी के लिए, तो कौन सा पार्ट होता है यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो जब 7 नहीं है, यहाँ पे एक और डंडा खींच, तो भाई ये हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8। तो 8 पार्ट क्या है इसके लिए, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 8, यूनियन टेरिटरी के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन सा पार्ट है, पार्ट 8 है। समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहे कि विच पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कह रहे कि कौन सा वो पार्ट है, ठीक है ना। विच पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बारे में कौन बताता है भाई, ये पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है ना। तो देखो भाई, जो ये पार्ट 11 है और जो चैप्टर 1 है, यही बात करता है किसके बारे में, रिलेशन बिटवीन, है ना, इन दोनों के बारे में, ठीक है ना, बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। और कैसा रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, कैसा रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में ये बात करता है, और किसी अलग रिलेशन के बारे में बात नहीं करता है। अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पर कह रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, और क्या दे रखा है, अलग अलग मैटर दे रखे हैं, ठीक है, मैटर और शेड्यूल दे रखा है। चलते हैं देखते हैं क्या मैटर यहाँ पे मिलता है हम लोग को। कह रहा है कि फोर्थ फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, हमें यहाँ पे मिलान करनी है ना, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलान करना है। तो चौथी अनुसूची किस लिए है भाई, तो ये चौथी सूची किस लिए है अनुसूची, तो काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट को। तो चौथी तो इसी के लिए, तो बिल्कुल ऐसे कर देते दे रहे हैं भाई, फोर का, सॉरी ए का थर्ड हो गया, ठीक है। सिक्स शेड्यूल भाई ट्राइबल्स एरिया के लिए, बिल्कुल भाई ये ट्राइबल एरिया के लिए ही है सिक्स शेड्यूल। आठवीं अनुसूची भाषा के लिए है, बिल्कुल सही बात है भाई, आठवीं अनुसूची भाषा के लिए है। नौवीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, नौवीं अनुसूची क्या है, लैंड रिफॉर्म है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, मैच कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैच करने से कौन सा आंसर मिल रहा है भाई, तो ए का थर्ड है, ठीक, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही मिल रहा है, तो ए का क्या मिल रहा है, थर्ड मिल रहा है ना, बिल्कुल। तो ए का थ्री कहाँ मिल रहा है भाई, ए का थ्री एक ही में ये है, तो बिल्कुल हम लोग सही कर दिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा प्रश्न दिखे कुछ। ओके चलो भाई, इतने पे दिखेगा ये। हाँ जी, अगला प्रश्न है शेड्यूल, अच्छा ये तो हो गया है ना, अभी अभी जस्ट किया था हमने। ओके, अगला प्रश्न है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, क्योंकि कौन सी अनुसूची संविधान की है जिसमें जो कि अगर ट्रांसफर किया जा रहा है ट्राइबल लैंड्स को प्राइवेट पार्टी को, तो ये नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही मजेदार सा प्रश्न है भाई, किसमें हम लोग इसमें नल एंड वॉइड कर सकते हैं, अनुसूची नंबर थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ या फिर ट्वेल्थ। तो देखो यहाँ पे जो अनुसूची नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ शेड्यूल जो है, इसी में ऐसी बात की गई है, इसी में बात की है, इसी अनुसूची में फिफ्थ शेड्यूल में बात की गई है इसकी, ठीक है ना, ट्राइब्स के बारे में, ठीक। तो ये ट्राइब्स की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको किसी को दिया नहीं जा सकता है, ठीक है, एरिया उनका होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, है ना, इसमें से कौन सा करेक्टली सही मैच नहीं है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, सेंसस, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, एंटीडिफेक्शन। एंटीडिफेक्शन 10th शेड्यूल की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में लाया गया, ठीक है, 1985 में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा ये आया था, ये तो सही दे रखा है भाई। एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, अभी मैंने बताया कि अरे यार ये देखो सेकेंड लिखा है, अभी बताया था ना किस में होता है, 4 में होता है, किस में होता है, फोर्थ शेड्यूल में होता है, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया।
सेंसस यूनियन लिस्ट बोल रहा है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी क्या है, गड़बड़ था भाई, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो बहुत ही मजेदार मजेदार प्रश्न है भाई। विच ऑफ लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी भाषा इसमें इंक्लूड नहीं है 8वीं अनुसूची में? तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। देखो उर्दू भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, ये वाली नहीं है, इसको टिक करना है, सही जवाब है, ठीक है, ये नहीं है। नोट पूछ रहा था, ठीक है। चलो, कितनी भाषा है भाई? 22 भाषा है, ठीक है ना। कितनी भाषा है? 22 लैंग्वेज है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोहिलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कोहिलो केस है, किससे संबंधित, किससे अनुसूची संबंधित है कोहिलो केस? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, है ना। ये यूपीपीसीएस मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये 9 शेड्यूल से, किस अनुसूची से है ये? 9वीं अनुसूची से है ना, कोहिलो केस, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये, ठीक है। To give constitutional protections, state land reforms law have been included in the। कह रहे हैं कि अगर हमें संविधान में प्रोटेक्शन देना होगा, है ना, प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉ है भी नहीं, तो किस में हम लोग इसको रखेंगे लॉ को, ठीक है। तो देखो 9वीं अनुसूची इसीलिए बनाई ही गई थी, ठीक है ना, कि कोई भी दिक्कत होगी इसमें हम रख देते हैं, कोई इसमें छेड़खानी नहीं करता है, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची में कोई छेड़खानी नहीं होगी, इम्यून रहता है ये, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी वो नहीं कर सकता है। वही केस फिर बाद में कोई लोग केस निकल के आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। बार बार अगर जजमेंट मिले सुप्रीम कोर्ट के कि ऐसा कुछ नहीं है, कि इसमें हम लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इसमें भी हम लोग घुस सकते हैं, इसमें भी हम लोग अपनी दखल अंदाजी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? 9th शेड्यूल। तो प्रोटेक्शन के लिए था, ठीक है ना, 9वीं अनुसूची। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इन ए सब्जेक्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है? मतलब किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट में, या फिर नो स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट? किसी एक लिस्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, किस लिस्ट का पार्ट है ये? ओके, तो ये जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। किस लिस्ट में आता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में। अगला प्रश्न है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्रुएल्टी लोग करते हैं एनिमल के साथ, ये किस लिस्ट में रखा गया है? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, है ना, हमें क्रुएल्टी नहीं करना चाहिए एनिमल के साथ, है ना, अच्छे व्यवहार करना चाहिए ना, क्रुएल्टी करनी चाहिए। ये संविधान किस भाग में? पहले यूनियन में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में है, या फिर प्रीएम्बल्स में है, ठीक है। तो क्रुएल्टी फ्रॉम एनिमल्स किस में है, ये बता है। बिल्कुल, तो इसमें अगर बात करें क्रुएल्टी की, तो इसको कंकरेंट में दे दिया, समवर्ती सूची में इसको दे दिया गया है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। इसमें से कंकरेंट लिस्ट का कौन सा पार्ट है, ठीक है। पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन, या फिर फॉरेन अफेयर्स। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट का, मतलब कि समवर्ती सूची का, ठीक है। तो समवर्ती सूची का जो पार्ट है यहाँ पे क्रिमिनल्स मैटर क्या है, समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज बात करें पुलिस की, तो ये क्या है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो ये किसकी पार्ट है भाई? फॉरेन अफेयर ये है यूनियन लिस्ट की पार्ट है, ठीक है ना। रेडियो टेलीविजन सब क्या है, यूनियन लिस्ट की पार्ट है, ठीक। करेक्ट। अगला प्रश्न, विच द फॉलोइंग एंट्री सब्जेक्ट टू द, इसमें से कौन सा कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का कौन सा पार्ट है? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पर्सन टैक्स, है ना, या फिर ट्रेजर ट्रेवल, ठीक है ना। कौन सा इसमें से एंट्री में आता है, कंकरेंट लिस्ट का अनुसूची में आता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, ये है कंकरेंट लिस्ट का पार्ट। किसका पार्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का। अभी मैंने बताया पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किसमें आता है? स्टेट में आता है। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किसमें आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द सब्जेक्ट लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट। फिर से पूछ रहा है कि कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आएगा? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, या फिर डिफेंस। तो देखो भाई, अगर बात करें कंकरेंट लिस्ट की, कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन। कौन आता है? एजुकेशन, ठीक है ना। हाँ, इसको याद रखना है। पहले ये जो एजुकेशन था, ये कंकरेंट का पार्ट नहीं था, ये स्टेट का पार्ट था। किसका पार्ट था? स्टेट का पार्ट था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको कंकरेंट का पार्ट बना दिया गया था। बात करें एग्रीकल्चर की, ये आता है स्टेट लिस्ट में, पुलिस भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, डिफेंस जो है कि ये आता है यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन विच वाज इनिशियली सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, सब्जेक्ट वाज स्टेट सब्जेक्ट ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट। भाई देखो अभी जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिल्कुल जी 52वें संविधान संशोधन द्वारा हमने जोड़ा था इसको, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ देयर लिस्ट। इसमें से कौन सा मैच नहीं है लिस्ट के साथ? फॉरेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, या फिर पब्लिक हेल्थ। कौन सा इसमें सही होगा?
तो बिल्कुल, तो जो सही है यहाँ पे नोट करेक्टली, जो करेक्ट नहीं है वो बताएँ। तो फॉरेस्ट देख लेते हैं, फॉरेस्ट कंकरेंट बिल्कुल, फॉरेस्ट कंकरेंट में ही आता है भाई। स्टॉक एक्सचेंज जो है कि कंकरेंट में नहीं आता है, ये आता है यूनियन लिस्ट में, और यही क्या है, सही जवाब है। ये किस में आता है, यूनियन लिस्ट में, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी यूनियन का पार्ट है भाई, है ना। पब्लिक हेल्थ स्टेट का पार्ट है, बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी गलत था यहाँ पे, और इसी को चूज करना था। अगला प्रश्न है, तो ये है हमें मिलान करने वाला प्रश्न है, लिस्ट वन लिस्ट टू को मिलान करनी है, ठीक। कुछ छूटा है क्या इधर यार, इधर 2 4 इधर कैसे भाग गया, 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, वाह। गड़बड़ हो गया कुछ। यूनियन लिस्ट, है ना, हम लोग यहाँ समझा लेंगे। यूनियन लिस्ट लिस्ट, ठीक है भाई। पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और पब्लिक के बारे में मैंने बताया किस लिस्ट में आता है भाई, पुलिस, पुलिस आता है स्टेट लिस्ट में आता है, ये तो मिला मैच कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, मैंने अभी बताया कि ये किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कह रहा है कि सेंसस और जनगणना, ठीक है ना, सेंसस और जनगणना वगैरह किस पार्ट में था, और एक बच गया स्पेस रिसर्च। देखो स्पेस रिसर्च की बात करें तो ये रेसिड्यूरी लिस्ट में आता है, किस में आता है, रेसिड्यूरी लिस्ट में आता है, जो बचे हुए अवशेष है। जब संविधान बना तो ये लोगों को लग नहीं रहा था कि स्पेस रिसर्च भी होगा, आईटी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ये सभी चीज़ें उस समय नहीं लोगों ने सोचा था, बट आज समय में है। तो जो ऐसे चीज़ें हैं वो आते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में आते हैं। बात करें यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में आएगा सेंसस। इस तरीके से हम लोगों ने मिलान कर लिया। ए का 3 हमें दिख रहा है, ए का 3 कहीं दिख रहा है क्या, ए का 3 गायब है यार। चलो इसको इसको थोड़ा गड़बड़ करें, कुछ गायब ही हमको गलत लग रहा है थोड़ा सा, है ना, ये क्योंकि इधर उधर सब हो गया, हमको लग रहा है कि मैच करने में, ठीक है। तो ये हमने मिलान कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, ठीक है कि इसमें से कौन सा एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन समझते हो ना, एंटी डिफेक्शन मैंने बताया अभी ना कि 10वीं अनुसूची में रखा गया एंटी डिफेक्शन को, किस अनुसूची में, 10वीं सूची में, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था इसको 1985 में, जिससे हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून, ठीक है ना। लोग जो नेता थे ना, जीत के आ रहे हैं किसी और पार्टी से, और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जा रहे हैं, ठीक है ना, इसी को बोला था दल बदल, ठीक है। दल बदल किस में है भाई, 10वीं अनुसूची में, याद रखिए 1985 में लाया गया था इसको, ठीक। करेक्ट, इसमें से कौन सा नोट इंक्लूडेड है यूनियन लिस्ट में इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस या फिर गैस, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसके बारे में सोचिए भाई क्या कौन सा इसमें किस में आता है, ठीक है। ओके, तो इसका जो देखो यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी बात करें, यहाँ पर 7th शेड्यूल की बात कर रहा है कि नोट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, ये पूछ रहा है। बैंकिंग ने बताया कि बैंकिंग जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट है भाई, है ना। सेंसस जनगणना वगैरह अभी जस्ट मैंने पता है पिछले क्वेश्चन में, है ना, सेंसस किसका था पार्ट था, यूनियन लिस्ट का ही पार्ट था। इंश्योरेंस की बात करें तो ये भी उसी का पार्ट आता है, इंश्योरेंस वगैरह। गैस जो है यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है, तो ये क्या इसका सही जवाब यही है, क्योंकि नोट हमें खोजना था। बात समझ में आ गई, तो गैस क्या है इसका सही जवाब है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। ओके, अगर बात करें कि गैस किस लिस्ट में आती होगी, तो गैस की बात करें तो ये स्टेट लिस्ट में आती है। देखते हो आप लोग कि कहीं किसी स्टेट में जो सिलेंडर है उसका वैल्यू कुछ और है, किसी अदर स्टेट में उसकी वैल्यू कुछ और है ना। बिहार और यूपी में ही चले जाओगे तो हम बिहार जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और वैल्यू रहता है, यूपी में आते हैं तो कुछ और वैल्यू रहता है। तो ये है सिचुएशन गैस की, गैस क्या है स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, इस वजह से इसका डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पर। दूसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से इसमें से फिर से यूनियन लिस्ट में नहीं है ना। सारे लिस्ट आज याद हो जाने वाले हैं भाई, कौन कौन से लिस्ट कौन कौन में आते हैं। तो यूनियन लिस्ट का पार्ट कौन सा नहीं है, डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है, बिल्कुल आता है भाई। फॉरेन अफेयर बिल्कुल आता है, रेलवे भी आता है भाई। एग्रीकल्चर नहीं आता है, एग्रीकल्चर नहीं आता है यूनियन लिस्ट में, ठीक है ना। तो एक तो प्रश्न ये उठेगा कि भाई एग्रीकल्चर किसका पार्ट है, तो एग्रीकल्चर स्टेट का पार्ट, किसका पार्ट है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है ना, राज्य सूची का पार्ट है ये। अगला प्रश्न है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कह रहे कि जो प्रियम्बल है हमारे संविधान का, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, कह रहे कि ये हमारे संविधान का एक भाग है लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। नॉट ए पार्ट ऑफ इधर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये भी। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक। ओके, अगला प्रश्न है इन विच द फॉलोइंग, इन विच लिस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, है ना, किसमें पंचायती राज शब्द को इंक्लूड किया गया था, है ना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या फिर रेसिड्यूरी लिस्ट, है ना। पंचायती राज को किसमें इंक्लूड किया गया था, ये पूछ रहा है।
यूनियन स्टेट लिस्ट, तो जाहिर सी बात है कि पंचायती राज है भाई, ये स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट लिस्ट में आता है, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ठीक है, एक बात ध्यान देखिएगा। हाँ तो ओके, यूनियन लिस्ट की बात करें अगर, तो देखो यूनियन लिस्ट में पहले ना 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय थे, 97 थे। अब कितने हो गए हैं? अब 100 हो गए हैं। याद रखना, इस बात को पूछा जा सकता है। स्टेट लिस्ट में पहले ना, पहले 66 विषय थे। कितने थे? 66। अब कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं। अब कितने हैं? 61 हो गए हैं। बात करें कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 विषय थे। अब कितने हो गए हैं? तो 52 हो गए हैं। इस चीज़ को आप, इस डाटा को जरूर याद रखना। अब 52 हो गए, अब 100 हो गए, अब 61 हो गए। ठीक, इस चीज़ को याद रखना है। चलो, अगला प्रश्न है, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन आर एन एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग लिस्ट। किस लिस्ट में आता है भाई? इस सब सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये किस लिस्ट में आएंगे? मैरिज, डिवोर्स वगैरह। ठीक है। तो देखो, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था किसके बारे में, कुछ फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में। ठीक है ना, तो वो किस में आ रहा था? कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा था। ठीक है ना, तो ये भी उसी में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। किसमें आएगा? मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, ये सब किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, याद रखना। लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक। करें कि राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट। तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इम्पोज कर सकता है टैक्स हमारे ऊपर, फीस ले सकता है हमसे। ये बात किस संविधान के पार्ट में कही, लिस्ट में कही गई है, शेड्यूल में कही गई है? ठीक है ना, किस शेड्यूल की बात कर रहा है? ठीक है ना, मजेदार प्रश्न है भाई। ये किस शेड्यूल में कहा गया? तो शेड्यूल नंबर ये 7 में कहा गया। किस में कहा गया है? 7th शेड्यूल में गया, क्योंकि 7th शेड्यूल में क्या है? लिस्ट के बंटवारे हैं ना, लिस्ट, विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं, उसी के बारे में ये बात पूछ रहा था। क्वेश्चन तो घुमा फिरा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, घूमना नहीं है, आराम से देखना है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट। इसमें से कौन स्टेट लिस्ट में आता है? ठीक है ना, रेलवे पुलिस, कॉरपोरेशन टैक्स, सेंसस, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो देखो, मैंने बताया था कि सेंसस क्या था भाई? सेंसस क्या है? स्टेट, सॉरी, यूनियन का पार्ट था ये। ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, और देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसकी बात करें, गुजरात फॉलोइंग स्टेट लिस्ट में कौन आता है। तो देखो, बहुत से बच्चे इसको देख करके कुछ घबराएंगे, कतरेंगे, ये तो यार रेलवे की बात कर रहा है, और रेलवे की जब बात करेगा तो क्या है, ये अलग हो जाएगा, है ना, ये यूनियन में आना चाहिए। बिल्कुल कतई नहीं, यही जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? बिल्कुल, रेलवे क्या है, पुलिस क्या है, स्टेट लिस्ट का यहाँ पर पार्ट हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया है मजेदार एग्जामों में। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। लैंड रिफॉर्म किस सब्जेक्ट में आता है, किस सूची में आता है? यूनियन लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, या फिर नन ऑफ दिस में आता है? ठीक है, इसकी बात कर रहा है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। देखो, जो ये लैंड वाला पार्ट है ना, ये स्टेट लिस्ट में आता है। किसमें आता है? स्टेट सब्जेक्ट है ये, लैंड वाला पार्ट स्टेट लिस्ट में आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कह रहा है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल स्टेट्स। ठीक है ना, ओके। तो इसमें कौन सा होगा भाई? शेड्यूल एरिया, शेड्यूल के बारे में किसमें बात करता है? तो 5th शेड्यूल में बात करता है। 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं इसी के लिए है, ये है, याद रखना। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द स्टेट। क्योंकि 6वीं अनुसूची में है ना 4 स्टेट आते हैं, इसमें से कौन सा स्टेट उसमें नहीं आता है? ठीक है ना, 4 लिखा नहीं मैंने, 4 अपने से लिखा। 4 स्टेट आते हैं, लेकिन इसमें से एक स्टेट जो कि उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, जो कि गलत दे रखा है इसमें। तो याद रखना, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, है ना, क्या याद रखना है? एटीएम। क्या याद रखना है? एटीएम। एटीएम में कौन नहीं है? मनी नहीं है, एटीएम। एटीएम, और एम में क्या है? मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब कि मणिपुर नहीं आएगा इसमें, मनी नहीं है। एटीएम में क्या नहीं है? मनी नहीं है, मतलब मणिपुर इसका पार्ट नहीं है। समझ में आया? कौन कौन से? अभी असम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। समझ में आ गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है एक, और मणिपुर नहीं है। समझ में आ गया क्या? ये तीनों हो गए, 4 हो गए, एक मणिपुर नहीं है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल्स के तहत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए हैं? किसको? पंचायत को। ठीक है, पंचायत का दिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है किस? 226, 243, या फिर 239, या फिर 219। तो ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है। 243 के तहत दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है ना, किसको? पंचायत को। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अगर बात करें पंचायत की, किसकी? पंचायत की, तो 243 से, है ना, 243 ओ तक, कितने तक? ओ तक,
इसका मतलब इसमें टोटल अगर आर्टिकल गिना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें, टोटल 29 सब्जेक्ट आते हैं, 29, है ना। टोटल 29 सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग क्लॉज के द्वारा बात किए गए हैं, ठीक है ना। इसमें टोटल 29 विषय आते हैं। अगर वही म्यूनिसिपलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, म्यूनिसिपलिटी की, तो म्यूनिसिपलिटी में टोटल कितना आता है, 18 विषय आते हैं, 18 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें कितना आता है पंचायत वाले में, 29, है ना, याद 29 आर्टिकल इसमें याद आता है। इसमें आता है 18 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आते हैं आर्टिकल नंबर 243 के तहत, ठीक। जी बिल्कुल, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, टाइमिंग काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1:30 बज चुके हैं, वीडियो रिकॉर्डेड चल रहा है, ठीक है, ओके। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल, स्पेशल प्रोविजन जो है फाइनेंशियल बिल के रिगार्डिंग, है ना, कौन सा आर्टिकल में, 117, 121, 119 या फिर 123, है ना, किसमें दिया गया है भाई, ठीक है ना। तो ये है आर्टिकल नंबर 117 में फाइनेंस बिल के रिगार्डिंग किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 117, ये है फाइनेंस बिल के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना, ठीक है ना। 123 किस लिए भाई, ये सबको पता है कि ये ऑर्डिनेंस पावर है, क्या है, ऑर्डिनेंस पावर किसका है, प्रेसिडेंट का, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिया सर्विसेज, किसमें ऑल इंडिया सर्विस की बात की जाती है, 310 में, 311 में, 313 में, 312 में। तो ऑल इंडिया सर्विस की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 312 में। 312 में हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है, ठीक, ठीक है। आर्टिकल 39 है, कह रहा है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 39 में दिया हुआ है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बिल्कुल भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में ही है, ठीक है। इसी के तहत हमने बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने पंचायती राज बनाया 1992 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सबको पता होगा, करंट में भी चला था, है ना, बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 44 गोवा पहला राज्य बनाने वाला है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला। उसके बाद यूके था, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद कह रहा है कि आर्टिकल 48 में क्या कह रहा है ना, तीनों सही हो गया, तो यही गलत होने वाला है इसका मतलब। कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऐसा गलत गलत बात नहीं बोलना चाहिए। क्या याद करना है, 50-50, क्या करना है, 50/50, आधा आधा कर दो, आधा आधा क्या कर दो, बंटवारा कर दो, आधा आधा, 50-50। तो यहाँ पर वही सेपरेशन ऑफ पावर क्या किया जा रहा है, पावर का बंटवारा, बंटवारा किया, 50-50 किया जा रहा है, समझ में आया किसको, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के पावर का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ, समझ में आ गया, बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 50 में ये है, ठीक है। आर्टिकल 40 गलत दे रखा था, ठीक। अगला प्रश्न है, आर्टिकल्स दे रखे हैं और मिलान करने वाले प्रश्न है, क्या कि आर्टिकल 61, आर्टिकल 67 भी, आर्टिकल 94 और आर्टिकल 90, बहुत से बच्चों को आर्टिकल 61 तो याद होगा, बिल्कुल भाई, आर्टिकल 61 याद होना ही चाहिए सबको, ठीक है। तो आर्टिकल 61 किसके लिए भाई, तो ये है इम्पीचमेंट ऑफ द राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट होती है इसी आर्टिकल के लिए, ठीक है ना, अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है ना, अध्यादेश बोलते हैं इम्पीचमेंट को हिंदी में, नहीं, इम्पीचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 67 भी, ठीक। आर्टिकल 67 भी किस आर्टिकल से आता है भाई, बिल्कुल, तो 67 भी हुआ है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, किसके लिए है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको रिमूव कर देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। अब आर्टिकल नंबर 94 है, तो 94 किसके लिए आता है, ये है स्पीकर के रिमूवल के लिए आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 90 किसके लिए आता है भाई, ये है फिर रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस तरीके से आप लोग मिलान कर सकते हो भाई, कौन सा मिलान मैच हो रहा है, तो ए का तो 2 हो रहा है, तो ए का 2 तो ए में भी है, सी में भी है, फिर बी का 3 हो रहा है, तो बी का 3 तो हाँ, बी का 3 सी में मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें मैच कर दिया तो इसको ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। इस तरीके से याद रखना, ठीक है ना। Match list 1 and list 2 and select the correct answers using the codes given below the list. आर्टिकल 14, 36, 74, 368, ठीक है ना। तो क्या क्या होगा, इसको मैच कर लेना है और बताना है, ठीक है। आर्टिकल 40 पता है राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो बिल्कुल जी मिलाओ यहाँ पे, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है। आर्टिकल 36 भाई डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये इसको मिला दो यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि आर्टिकल 74 की बात करें, फिर 368, तो 668 सबको पता है ना किसके बारे में, अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करता है। और 74 तो पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन को भी मैच कर लेते हैं भाई इस तरीके से हम लोग। ए का हो गया 3, ए का 3 तो बस ये तो ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप मिल गया, ए का 3 वहीं पे खड़ी है और कहीं है भी नहीं इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन बने रहिएगा थोड़ा सा शांत दिमाग को रख करके, मस्ती के साथ। अच्छा फिर से वही आ गया, ओके। हाँ, इसमें आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं है होच-पोच, इसमें 2 ही हमने लगाए हैं ताकि आराम से हो सके, ठीक? बड़ा हो जा रहा था बहुत ज़्यादा।
टू एडमिट न्यू स्टेट बाई लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। इसी 2 में से चूज़ कर लेना है, ए, बी में से कोई एक है ना? सी, डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, 2 ही में से काम चला लेना है। क्योंकि बस हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस में लेना है कि कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? फिर टू एडमिट न्यू स्टेट बाई लॉ, टू एडमिट न्यू स्टेट बाई लॉ क्या होगा भाई? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 2 के तहत आता है, ये पता है ना कि नए राज्य को बनाना, ठीक है ना? तो आर्टिकल नंबर 2 में आता है, ठीक? और राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी सबको पता है ना कि नहीं पता है? आर्टिकल 14 में आता है भाई, है ना? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, हाँ भाई, अरेस्ट और डिटेंशन के लिए आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 22 आता है, ये सबको पता है। और करें द पावर प्रेसिडेंट टू एसेंट द बिल, राष्ट्रपति के पास पावर है बिल को एसेंट करने की, आर्टिकल नंबर 111 के तहत आता है। एसेंट द बिल आर्टिकल नंबर 111, समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन नंबर मैच करते हैं, ए का टू तो बस बी में दिख रहा है, तो बी को टिक कर देते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिर से वही मिलान वाले प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्नों की जो टफनेस है थोड़ी धीरे धीरे हाई होगी भाई अब, ठीक है? तो याद रखिएगा, प्रश्न अच्छे अच्छे एग्जामों के भी यहाँ पर हैं। मैंने बोला पहले ही कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए बेनिफिशियल होना ही है ये। आर्टिकल 54, आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164, यहाँ पे मिलान करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है ना? यहाँ भी क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो देखो, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 किस लिए भाई? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना? किसके लिए है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 54। तो ए का क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 1। उसके बाद दे रखा है आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, बिल्कुल। तो बी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना? बी का 2 हो जाएगा। आर्टिकल 155, 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए है 155। आर्टिकल 164 किसके लिए होता है? तो ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है? इस तरीके से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी, है ना, नज़दीक में ही मिल गया। इस तरीके से ये प्रश्न को मिलाया गया था, समझ में आ गया? तो इससे क्या करना है, हम लोग को आर्टिकल्स को याद कर लेना है ना? कौन कौन सा आर्टिकल किसके लिए है? तो 164 किसके लिए है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए है, ठीक है? वही आर्टिकल 155 किस लिए हो गया भाई? तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए हो गया। 75 किसके लिए हो गया? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट के लिए हो गया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए 1 हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है 14, 36, 74 और 36 है। देखो आर्टिकल 14 बार बार आ रहा है, ठीक है? तो याद हो गया होगा, राइट टू इक्वलिटी हो गया। 36 डीपीएसपी, है ना? 74, यार ये मिलाए हैं क्या हम लोग? हैं? फिर से आ गया क्या ये दोबारा? ये तो मिलाए हैं हम लोग, है ना? चलो आगे चलते हैं, दोबारा रिपीट हो गया लग रहा है कि ये। अगला प्रश्न है इधर आर्टिकल 54, अरे ये भी तो हुआ था भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ? हुँ? चलो इधर, ओके, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। आर्टिकल 323 है, 324, 330 और 320, ठीक है ना? ओके, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? कितने लोग को आ रहा है इसमें से, ठीक है? बहुत ही ये मज़ेदार सा प्रश्न है, मिलाओ भाई मिलाओ सब लोग, है ना? जिसको जिसको आ रहा है थोड़ा सा बैठ के चित्त को शांत रख के मिला लो, उसके बाद बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है ना? तो 323 ये किस लिए होता है भाई? तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए, किसके लिए है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है, ठीक। बात करते हैं आर्टिकल 324, तो 324 होता है इलेक्शंस के लिए, किसके लिए? इलेक्शन के लिए, आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद करें आर्टिकल नंबर 330, 330 किसके लिए होता है भाई? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा, किसके लिए है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। रिजर्वेशन ऑफ सीट, है ना, ऑफ एससी एंड एसटी इन द लोकसभा, याद है कितने सीट हैं कि दोनों में? याद है तो बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, कितने हैं एससी के, कितने हैं एसटी के रिजर्व सीट, है ना? कहाँ पे? लोकसभा में। और आर्टिकल 320 किसके लिए? बच तो अब लास्ट तो बच गया भाई, इसको तो हम लोग ऐसे कर ही देंगे, है ना? डी का 3, ठीक है। तो आप लोग क्या करने हैं, यहाँ से प्रश्नों को याद करना है कि 330 आर्टिकल किसके लिए है? किसके लिए 330 आर्टिकल है? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा के लिए, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म किसके लिए? आर्टिकल नंबर 323 के लिए है। 320 किसके लिए? पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो ऐसे याद कर लेना है ना? तो देखो 315 से ना, 315 से 323 तक पूरा आर्टिकल ये आता है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, यूपीएससी और एचपीएससी के लिए होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, फिर से वही आ गया यार, बार बार रिपीट क्यों हो जा रहा है प्रश्न? ओके, अगला प्रश्न है विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू वोट दैट इज एडल्ट सफरेज फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। मजेदार प्रश्न है भाई, सोच के बताओ जरा आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अच्छे प्रश्न है।
ठीक है। तो कह रहे कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान का हमें अधिकार देता है वोट देने का, है ना, एडल्ट सफरेज की बात करता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए। तो बिल्कुल आर्टिकल 326 है, 25 है, 24 है, फिर 23 है, कौन से आर्टिकल है ये? बिल्कुल, तो याद रखना ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, 326 आर्टिकल है, यही है राइट टू वोट हमारा। ठीक है, आर्टिकल 326। ठीक, आर्टिकल नंबर 326 दिलाते हो ना, ये राइट है, राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं याद रखना, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक आता है। 17 78 फिर से हमें यहाँ पे मैच करने हैं, है ना, आर्टिकल्स दे रखे हैं और मैच करने हैं। तो मैंने बताया कि आज के प्रश्न बहुत ही मजेदार होते हैं, आपके जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं आपको याद हो जाने वाले हैं भाई आज। ठीक है बिल्कुल। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसका मतलब सब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है भाई। कह रहा है कि 17 इक्वलिटी बिफोर लॉ है, क्या यार मजाक कर रहा है ना। मजाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भाई ये शुभाशुभ खत्म करने की बात करता है भाई ये, है ना। किसके लिए बात करता है? शुभाशुभ खत्म करने की बात करता है और कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ गड़बड़ है भाई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है 78 में, है ना। 78 में बात करता है क्या? अरे भाई ये है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी, आर्टिकल 78 क्या है? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन देंगे प्रेसिडेंट को, जो भी मैटर होगा उसके, है ना। इन्फॉर्मेशन देने का पावर ही, इन्फॉर्मेशन देते हैं इस आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर किसको? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 78 बात करता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है ये 78 नहीं है, 79 है। क्या है? 79 है। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? 14 है, ये तो हम लोग बताते अभी आ रहे हैं कभी से, 14 है। 17 तो समझ में आ गया ना, अनटचेबिलिटी छुआछूत वाला है ये। ठीक है। अब बच गया आर्टिकल 192। ठीक है, किससे रिलेटेड भाई? ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, है ना। ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स के लिए है ना, कि किस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए से, है ना। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन की समस्या चलती है तो आर्टिकल नंबर 192 होता है, किसके लिए? स्टेट असेंबली की बात कर रहा है, ये भी याद रखिए, है ना, स्टेट असेंबली के लिए। और कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 352, ठीक है, 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो यही तो एक सही है ना, यही तो है इमरजेंसी पावर, 352 355 360, है ना। तो ये इमरजेंसी के लिए तो एक बस सही दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी यही सही है, और तीनों गलती हैं, और तीनों के बारे में मैंने बताया कि क्या इसका सही जवाब मैंने आप लोगों को बता दिया है। 17 का क्या सही जवाब है, 78 का क्या सही जवाब है, 192 का क्या सही जवाब है। ठीक है ना। चलो भाई चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ठीक। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, ये किस आर्टिकल्स के तहत बताया गया है भाई? 240, 241, 242 या फिर 239, किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल नंबर 241 के तहत बताया गया है कि हाई कोर्ट होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी के लिए भी, यूटी के लिए हाई कोर्ट 241। ठीक है, याद रखना, मजेदार प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं याद होगा, मुझे पता है। अगला प्रश्न है, इन विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एडल्ट सफरेज इज रिकॉग्नाइज? एडल्ट सफरेज किसने बात करता, अभी बताया हूँ भाई थोड़ी देर पहले, 326 है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना। चलो अगला प्रश्न है, ये तो यार लंबा हो गया कि ये, चलो ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। कोई प्रश्न बड़े बड़े हैं। हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के तहत आता है। चलो इसको हम लोग बस इसको देखते हैं, है ना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल से में आता है भाई? आर्टिकल 14, ये तो सबको याद होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट कर दिया इसको, है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीट हो रहा है। राइट टू वर्क, राइट टू वर्क किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 41 में। किस में आता है? आर्टिकल 41, टीपीएसपी का आर्टिकल है सब, है ना। आर्टिकल 41 36 से 51 तो कटा टीपीएसपी में। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क, है ना, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी कंडीशन होनी चाहिए काम करने की, है ना। ये आर्टिकल 42 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 42? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क, यहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छी खासी, है ना, कंडीशन होनी चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किसकी बात? आर्टिकल 45 में क्या करता है? आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। समझ में आया आर्टिकल नंबर 45, तो इस तरीके से हमें मैच कर लेनी है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन के सामने, ओके भाई चलो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको। करें कि पार्ट 2 पार्ट 3 हमने अब आर्टिकल से बात करें, पार्ट आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया? पार्ट आ गया, भाग आ गया, कौन सा किस भाग में आता है ये प्रश्न है। तो पार्ट 2 में क्या बात करते हैं भाई हम लोग? पार्ट 2 में किसकी बात करते हैं हम लोग, ये तो पता होगा ना। तो पार्ट 2 में बात करते हैं सिटीजनशिप, किसकी बात करते हैं? सिटीजनशिप की बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट एफआर की बात करते हैं। पार्ट 4 में ये कहाँ गया, डीपीएसपी की बात करते हैं, है ना। सॉरी, पार्ट 4 में नहीं, पार्ट 4 में। पार्ट 5 में पार्ट 4 डीपीएसपी, ठीक है, 4 दिया ना डीपीएसपी, हाँ यहाँ पे है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ठीक है। हाँ इसको इसमें लगा लो, पार्ट 5 को फंडामेंटल ड्यूटी में लगा दो, ठीक है। कुछ गड़बड़ दे रखा है भाई, थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसको सही करना थोड़ा, ठीक है ना। पार्ट 4A में होता है फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 4A है ना, ये 4 होगा, थोड़ा सा देखो मिस हो गया है कुछ, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस है, आप लोग सही कर लें इसको, वही। ठीक, हाँ तो इसको याद रखना,
क्या है 4 में, क्या है डीपीएसपी है, और 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है ना। सोलह सिंह कमेटी सिफारिश से बना था 42वें संविधान संशोधन, है ना 1976 में, 1976 में इंदिरा गांधी के समय में फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से लिया गया था, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ओके जी, चलते हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया है, हो गया है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट मैच्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे मैच्ड हैं, एगो मैच नहीं है, ठीक है। एबोलिशन अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, वाह अच्छे क्वेश्चन है। तो भाई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये तो ठीक है, मैंने बताया कि 17 में है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये देखो 23 बता रहा है। 23 बता रहा है, क्या गलती बता रहा है, अभी तो बताया कुछ देर पहले कि 22 में होता है, 23 में थोड़ी होता है भाई, है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 है, बिल्कुल ठीक दे रखा है, ये है ना, सही दे रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी बिल्कुल 29 और 30 में यही बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात की जाती है, ठीक है। चलो भाई, तो ये रहा जवाब आप लोगों का, समझ में आ गया। तो कौन सा जवाब गलत था, तो यही गलत है, इसको टिक कर लो ये ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ भारत संविधान में क्या मैच नहीं है, कौन सा इसमें से गलत दे रखा है, ये पूछ रहा है, गलत खोजना है। पंचायत को नौवीं पार्ट में भाग दे रखा है, भाग दे रखा है अनुसूची में, ठीक है, कौन सा है पार्ट दे रखा है कि किस पार्ट में कौन है, तो बिल्कुल पंचायत इसी में है भाई, पार्ट 9 में है। म्यूनसिपलिटी 9A में, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि पार्ट 9 में आता है और 9A में म्यूनसिपलिटी आता है। कोऑपरेटिव इसी में आता है, 9B में आता है। ट्रिब्यूनल्स जो है कि पार्ट 10 में दे रखा है, क्या दे रखा है ट्रिब्यूनल्स को, पार्ट 10 में दे रखा है, जो कि गलत है। ट्रिब्यूनल किस में आता है, ये आता है 14 में आता है, XIV किस में आता है 14 में आता है, याद रखना। ट्रिब्यूनल्स अभी मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पिछले पिछले है ना टॉपिक में, जो कि 323 एक बता रहा था, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14 में आता है, ठीक है, याद रखना। हाँ, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा गलत दे रखा है, ठीक है ना, कौन सा गलत दे रखा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 है, बिल्कुल सही दे रखा है भाई ये। स्टेट के बारे में यही देखो, स्टेट के बारे में हाँ ठीक है ठीक है, स्टेट के बारे में 6 में होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, करेक्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल्स में दे रखा है, ठीक है। और करेक्ट सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के सर्विस के बारे में दे रखा है। तो कौन सा इसमें से सही जवाब है, ये चूज करना है, क्या करना है, चूज करना है। तो देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो दे रखा है, ये जो दे रखा है ना पार्ट 12 में, यार पता है ना कि आर्टिकल 76 में आता है, किस में आता है आर्टिकल नंबर 76। और पार्ट 5 देखना, पार्ट 5 जो है ना, वो 52 से लेकर के, एक मिनट रुक जाओ, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक बात करता है। आर्टिकल 5 52 से लेकर के 151 तक यूनियन की बात करता है, यूनियन यूनियन यूनियन, है ना। तो यूनियन में ही सब आता है, पार्ट 5 की बात करता है। तो अटॉर्नी जनरल इसी के अंदर में आता है, यूनियन में ही आता है 76 में। ये पार्ट 13 कहाँ से लेकर चला गया, यही गड़बड़ था। सर्विस अंडर द यूनियन एंड सर्विस स्टेट, ये सही है दे रखा है, पार्ट 14 में आता है, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज हो जाएंगे भाई, अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देख रहे हो। तो वीडियो लंबा होते जा रहा है, मुझे मैं देख रहा हूँ। आई होप ये 1 मिनट का हो चुका है, लेकिन प्रश्न की भी संख्या ज़्यादा है, प्रश्न थोड़े टफ हैं, ठीक है, याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज द स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट अंडर यूनियन एंड स्टेट, है ना, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। तो कौन सा इसमें से सही जवाब है, उसको चूज करना है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, अच्छा ये तो वही प्रश्न है भाई, फिर से रिपीट हो गया क्या। ओके चलो 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 चलो, कोई नहीं, 59, बस एक एक दो प्रश्न और होंगे, हमें लगता है कि लास्ट होने वाला है। कितना प्रश्न है अभी, अच्छा हो गया खत्म, कहानी कहानी समाप्त हो चुकी है। पार्ट 5 यही था ना बचा हुआ, हाँ ठीक है, ये है। चलो भाई, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 15, सॉरी 15 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है पार्ट 16 दे रखा है, पार्ट 17 और पार्ट 18, वाह क्या प्रश्न है भाई, है ना। तो पार्ट 15 इलेक्शन के बारे में बात करता है, इसके बारे में बात करता है पार्ट 15 इलेक्शन के बारे में, तो यहाँ से लगाओ। पार्ट 16 किसके बारे में बात करता है, स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू द सर्टेन क्लासेस, ठीक है ना, स्पेशल क्लासेस के बारे में बात कर रहा है, तो इसको इसमें लगाओ, थर्ड में लगाओ। पार्ट 16 हो गया। पार्ट 17 किसके बारे में बात कर रहा है, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, और इमरजेंसी प्रोविजन ये बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चूज कर सकते हैं कौन सा आप लोग का जवाब सही होगा, तो चूज कर लो भाई। ए का क्या हो रहा है 4 हो रहा था ना, तो ए का 4 तो बस बी में दिख रहा है, तो भाई बी को टिक कर लो, आगे बढ़ो और क्या, ठीक है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ प्रश्न है भाई। अगले प्रश्न के चलते हैं, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 में होता है, बिल्कुल जी होता है, ये तो सही दे रखा है। स्टेट की बात करें 6 में, तो हाँ भाई स्टेट को 6 में लाते हैं हम लोग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखो फिर से गड़बड़ दे दिया है ना, पार्ट 5 में आता है। सर्विस सर्विस अंडर द यूनियन एंड, अब तो ये तो गलत हो ही गया, तो गलत चूज करना था, तो ये रिपीटेड प्रश्न है क्या, हाँ ठीक है। कुछ 3-4 प्रश्न बार बार रिपीट हो गए थे, 3 से 4 प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग
द आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग को, ये लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। जिन लोगों ने लास्ट तक देखा होगा पेशेंस बना करके, उन लोगों को बहुत सी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद। इसका जवाब जरूर दीजिएगा भाई।